निकालने। वैल्यू के अंदर जितना भी काम है वो करेगा। वैल्यू के अंदर एक काम है, उसने लोअर पहले अपना काम करा, लोअर का ये बनाया, पर बनाया, फिर उसे रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करके वापस वैल्यू इधर आई, तो यहीं से कंटिन्यू करेगा, कहीं और नहीं जाएगा। वो जहां से उसने फंक्शन कॉल हुआ था वापस घूम के वहीं आएगा। क्यों? जैसे आपको एक काम दिया, आपने वो करके पूरा जहां पे आप थे वैसी वैल्यू जाएंगे ना, तो वैसी हो जाएगा। वो पहले बाउंड को फंक्शन कॉल किया, वहां पे जाएगा, उसका जो भी काम है करके जहां से फंक्शन कॉल होता है वापस वहां पे आएगा। इन दोनों को वैल्यूज देगा। देखो यहाँ पे बाउंड ऑफ वाई दिख रहा है कि सिंगल एट्रीब्यूट का हम दो चीजें ऐसे असाइन नहीं कर सकते, लेकिन लोअर और अपर आएगा। यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हम, तो ये एल के पास लोअर वैल्यू आ जाएगी, ऊपर अपर आ जाएगी। फिर अगली लाइन प्रिंट है, उसको पढ़ेगा, सेम टू सेम वैसा वो प्रिंट कर देगा। आया समझ में? ठीक है। अब है स्क्वायर। स्क्वायर में भी सेम ऐसी एक्स वाई जी को हमने इंट इनपुट 3 बार कर लिया। इफ एक्स ऑफ स्क्वायर और वाई ऑफ स्क्वायर डबल इक्वल टू जेड ऑफ स्क्वायर है, हम ये प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये कोड गलत था। और देखो एफ ये फू करके कुछ है, आई एम इनसाइड फू, और बार करके आई एम इनसाइड वाई, ऐसे करके जो भी है ये नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट्स है। ठीक है। देखो अब हाँ अच्छा ये कॉल, हाँ देखो कॉल कर रहा है। देखो ये समझने वाली बात है। यहाँ दो फंक्शन है, फू और बार करके। ठीक है, पहले हमने लाइन प्रिंट करी, आई एम आउटसाइड। देखो अब पता है ये कोड लिखा होगा तो पहले क्या चलेगा? पहले चलेगा ये, इस कोड को पढ़ेगा, क्या कहते हैं फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन तभी चलेगा जब हम इसे कॉल करेंगे। ये फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन तभी चलेगा जब हम इसे कॉल करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन बेटे प्रिंट। अच्छा प्रिंट डायरेक्ट हम प्रिंट कर सकते हैं बिना किसी कॉलिंग फंक्शन के। हमने प्रिंट करा, प्रिंट हो गया आई एम आउटसाइड बोथ फू एंड बार। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लाइन पे, अच्छा बार चलाना है अब हमें, तो वो जाएगा बार के पास। बार के पास जाएगा, उसके अंदर जो जो काम है सब निपटाएगा। अब बार के पास क्या काम दिया है हमने कि प्रिंट है, उसको प्रिंट कर दो। जो स्टेटमेंट है हमने आई एम इनसाइड द बार है, प्रिंट कर दिया। फिर हमें दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करना है कि आई एम इनसाइड गोइंग टू कॉल अ फू। अब ये हमने प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा। नेक्स्ट लाइन पे कह रहा है अच्छा फू को बुलाओ, तो वो फू के पास जाएगा। फू के पास गया, उसने अपना काम खत्म किया। अब पता है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। दिक्कत अब लोगों को क्या होती है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा कि जहां से फंक्शन कॉल किया था हमारा कोड का कर्सर वापस वहां जाएगा। देखो इसने अपना काम खत्म करके जहां से इसे बुलाया था ये वापस उधर पहुंच गया। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया, जहां से इसे बुलाया था वापस उधर पहुंच गया 10th लाइन पे। अब वो अपने आगे से कंटिन्यू करेगा। ये चीज इसे समझ में आ गई। तो एक कुछ एंड टर्म्स में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि वो बहुत सारे स्टेटमेंट्स देते हैं। एंड टर्म या कोई मतलब कोई वन मुझे याद नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मतलब इस टाइप क्वेश्चन आते हैं कि हमारा मतलब बहुत सारी डिफाइन करते हैं, फंक्शन प्रिंट करते हैं, और उसके बाद हमें बताना होता है कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा। जो चीज ये समझ जो मैंने अभी समझाई, तो वो उस ऑर्डर को सही से लिखाएगा। क्या लिखाएगा कि पहले जो फंक्शन प्रिंट करने वाले हैं वो प्रिंट कर दिए, अगला फंक्शन बुलाया, उसके अंदर का जो चीज है वो पूरी कर ली। मान लो उसके अंदर से इसके जैसे इस फंक्शन में बुलाया, इसके अंदर ऑलरेडी एक चीज थी, वो चीज खत्म करी, उसके अंदर मतलब लाइन बाई लाइन कोड चलेगा और वापस वहां आएगा जहां से बुलाया था। अगर ये चीज समझ गए तो उस चीज में एरर नहीं आएगा कि ये कोड रन कैसे करता है लाइन बाय लाइन, कौन सी चीज पहले चलेगी कौन सी बाद में चलेगी। ठीक है, तो अब इस कोड का क्या जैसे इस कोड का अगर हम समझेंगे क्या क्या पहले इनपुट आउटपुट आएगा, तो इसका आउटपुट आएगा पहले ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, और फिर ये वाली लाइन। ठीक है, अब फंक्शन क्या है? डिफाइन फू डिफाइन बार। अब देखो इसके अंदर क्या है, देखो इसके ये जो बार है वो फू के अंदर डिफाइन हुआ है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे क्या करा, फू बुलाया हमने, फू के पास गया, उस फंक्शन डिफाइंड है, हमने बार को बुलाया, बार के पास गया और प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक चीज और समझा दूं। जैसे मान लो इसमें है क्या लिखा हुआ, एक सेकेंड, हाँ चलो यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरा ये है, मैं प्रिंट भी कर दे रहा हूँ चलो, और इसके मैं यहाँ पे बनाता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक b वैल्यू है 10, एक a वैल्यू है 5, उन दोनों को इसमें पुट कर रहा हूँ। z वैल्यू बना रहा हूँ एक x और y की, और प्रिंट कर रहा हूँ सिर्फ x और y। अब मैं बाहर के चाहता हूँ कि मैं उस z को एक्सेस करूँ, तो मैं उस z को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्या दे देगा एरर कि z नॉट डिफाइंड। मतलब जो हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो एक टाइप का लोकल हो गया, वो ग्लोबल नहीं है, यानी वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर मर के रह जाएगा, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो वो कभी बाहर डिफाइन नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें उसको पहले से बाहर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा चीज याद रखना, कुछ लोग क्या करते हैं कि अंदर फंक्शन के डिफाइन करके वो वेरिएबल को बाहर करने की यूज करने की कोशिश करते हैं और फिर आता है एरर। ठीक है, तो एक सिंटेक्स का मतलब क्या जनरल आपको समझना है कि फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो बाहर जब तक नहीं आता है उसे रिटर्न नहीं करेंगे, या फिर उसको ग्लोबली में, ऐसे मान लो कि मैं यहाँ पे z डिफाइन करता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे z डिफाइन करता हूँ, z इक्वल टू 0 डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और अब इस कोड को रन करने की कोशिश करता हूँ, तब वो चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि z पहले से डिफाइंड है। ठीक है, बस ये चीजें अगर आप लोग समझ जाओगे तो आप लोग के एरर्स कम होंगे। ओके, अब पढ़ते हैं अपना थ्योरी में आगे, कहाँ थे हम, डॉक स्ट्रिंग्स। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक खत्म हो गया है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट फंक्शंस में, क्योंकि ये बहुत मेन टॉपिक होता है। हाँ सर। और किसी को कोई बोलो भाई, कोई तो बोलता ही नहीं भाई। मैं कितना, मेरे को वो लगता है कि भाई मैं पागल की तरह बोले जा रहा हूँ, कोई समझ ही नहीं रहा है लगता है। समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो 10 बार भाई, मैं बताऊंगा मैं क्यों सर हूँ कोई यहाँ पे। डाउट नहीं है। ओके, और कोई? अंडरस्टूड। आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। देखो अभी मैं समझा ना पोजिशन, जो समझा था पोजिशन वाला कि एक्स ए और बी की एक्स और वाई की वैल्यू वही जाएगी जो हम उसे देंगे, सेम यही समझाया है। तो इस टॉपिक को मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। बस उसे कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब जिस पोजिशन पे हम देंगे उसके करस्पॉन्ड करेगा वो, ठीक है। देखो 3 इज पास टू एक्स, 4 इज पास टू वाई, 5 इज पास टू जेड। इसमें क्या 5 इज पास टू एक्स, मतलब पहला पहला वैल्यू एक सा हो जाएगा, दूसरा दूसरा वैल्यू एक सा हो जाएगा, तीसरी वैल्यू एक सा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अच्छा हाँ, कीवर्ड आर्गुमेंट्स हम क्या डिफाइन कर देते हैं पहले से। देखो वी द फॉलोइंग इज जस्ट अ फंक्शन कॉल, वी आर नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग हियर, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, एक्स को 3, वाई को 4 और जेड को 5 डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये भी इंटेंडेड कॉल है, एक्चुअल कॉल है, और ये सेम इंटेंडेड कॉल है, ठीक है। तो अब जैसे हमने इसको पहले से ही डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो वो वैसी वैसी वैल्यूज लेगा कि z को हम 5 देंगे, जैसे अंदर जो आर्गुमेंट्स है तब वो मैच करेगा, तब और वेरिएबल सेम होने चाहिए कि अंदर वाला z और बाहर मतलब आर्गुमेंट वाला z और पैरामीटर वाला z को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो सेम रहेगा, ठीक है। बस थोड़ा समझने वाली बात है कि हम जैसे वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं कैसे, वो वैसे वर्क करेगा। हमने मान लो कि उनको वैसे यहाँ एक्स वाई जेड नहीं लिखा है, तो वो ऑर्डर वाइज लेगा, पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, और मान लो हमने डिफाइन कर दिए, तो वो क्या करेगा, वैल्यू ढूंढेगा, सेम टू सेम वैल्यू होगी तो मैच कर देगा। ओके, अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, क्या है इसमें। देखो यूक्लिडियन मेहनत करके उसे पावर करके एक्स क्या कर रही है, ठीक है। रिटर्न एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसमें कुछ समझाने का नहीं है। हाँ हाँ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट समझे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ना, हाँ। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देखो हमने क्या करा, अब मैंने आपको समझाया था अभी कि आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ पैरामीटर के बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर हम पैरामीटर्स में एक एक्स्ट्रा डिफाइन कर रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें करना पड़ेगा एंड में। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हम डिस्टेंस में 3 और 4 वैल्यूज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 3 वैल्यू है, एक्स और वाई और फिर मैट्रिक। अब देखो मैट्रिक को हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, तो हमें इसकी नीड नहीं पड़ेगी, वो ऐसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया ये इसका, ठीक है। इफ मैट्रिक डबल इक्वल टू मैन है रिटर्न ए बी सी प्लस एक्स, मतलब एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वाई, और वरना मैट्रिक्स अगर यूक्लिडियन है तो ये करना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम कॉमन लाके यूक्लिडियन देते तो ये वाली लाइन चलती। अब वो पहले से डिफॉल्ट है, मतलब इसकी वैल्यू सेट है, अगर हम इसको वैल्यू को दें या ना दें, तो देखो अगर देंगे तो जो हम वैल्यू देंगे वो फॉलो करेगा, अगर नहीं देंगे तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो ये है वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नहीं दी तो डिफॉल्ट वैल्यू फॉलो करेगा जो उसकी मैनहट्टन है। अगर हम इसको दे देंगे यूक्लिडियन या कुछ भी दे देंगे, तो वो मैट्रिक उसको मानेगा जो वैल्यू हम देंगे उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने ऐसे डिफाइन करा तो वैसे हो गया वो, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, डबल कर देंगे तो a इज टू 4, प्रिंट f बिफोर फंक्शन कॉल, और डबल ऑफ a फंक्शन आफ्टर कॉल, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ देखो यहाँ हमने रिटर्न करा, ठीक है, लेकिन रिटर्न करने के बाद हो रहा हम उसको किसी में चीज में सेव नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो a की वैल्यू डाली वो सेम टू सेम ही है। अगर यहाँ लिखते a इज टू डबल ऑफ a, तब यहाँ वैल्यू 8 हो जाती। आया समझ में? यहाँ हमने सिर्फ रिटर्न करा है, लेकिन रिटर्न किसी चीज में ले ही नहीं रहे। देखो रिटर्न करा तो ये जो चीज है एक वैल्यू निकालेगा, वो वैल्यू हम किसी को असाइन ही नहीं कर रहे हैं किसी वेरिएबल को, तो वो असाइन ही नहीं होगी, वो वैल्यू वेस्ट हो जाएगी, मतलब खो जाएगी उसमें, ठीक है। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सेम रह रही है, ठीक है। और हमारे पास दो स्कोप होते हैं, लोकल और ग्लोबल, ठीक है, समझाते हैं। एक सेकंड जैसे पानी पी लो फिर कंटिन्यू करो। तब तक किसी को डाउट है तो कोई पूछ लो। ओके ठीक है, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल स्कोप जो होता है मैं समझाता हूँ। देखो जो मैंने ये भी समझाई थी कि मैं जेड अगर इसके अंदर बनाऊंगा तो वो बाहर नहीं जा पाएगा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ वैल्यू एक्स हमने अंदर बनाई है,
फू किसी फंक्शन की वैल्यू को नहीं दे रहा है, सिर्फ चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ना कोई वैल्यू दे रहे हैं ना कोई वो वैल्यू ले रहा है, बस वो चल रहा है अपना। देखो y इज 10 हमें दिया हुआ है, यानी ये ग्लोबल है, मतलब सबके सब इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्लोबल वैल्यू अंदर वाले बाहर वाले सब इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन x जो है 1 वो सिर्फ अंदर है, लोकल में, यानी अंदर वाले यूज कर सकते हैं, बाहर वाले यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप बस ऐसा समझो कि जैसे एक चीज है, जैसे का एग्जांपल दूं, आप बस ऐसा समझो कि एक हमने फंक्शन को वेरिएबल की वैल्यू दी है, ठीक है। वो वैल्यू ग्लोबल है, मतलब सबके लिए एक्सेसिबल है। और मान लो एक वैल्यू लोकल है, मतलब वो सिर्फ लोकल एरिया के लिए एक्सेसिबल है, वो सब लोग उसे यूज नहीं कर सकते। बस इतना होता है लोकल और ग्लोबल स्कोप को, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लोकल, whenever a variable is assigned a value anywhere in a function, anywhere within a function, जैसे मैं समझाया था कि मैं z को फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, तो इट्स स्कोप बिकम लोकल टू दैट फंक्शन, मतलब लोकल उसका सिर्फ वही फंक्शन वैल्यू यूज कर सकता है उस वेरिएबल की, और बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, whenever a variable appears on the left side of a assigned statement anywhere within a function, it becomes a local variable। मतलब इस फंक्शन के अंदर जो भी हम वेरिएबल नया बनाएंगे, ठीक है, और उसको असाइन करेंगे, तो वो बन जाएगा लोकल, मतलब उसे अंदर वाले लोग यूज कर सकते हैं, लोकल यूज कर सकते हैं। वैसे इंग्लिश है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। अब वैसे मान लो कोई मैं कोरियन लैंग्वेज लेता हूँ, तो वो कोरिया वालों के लिए उनकी लोकल लैंग्वेज है, लेकिन ग्लोबली वो एक्सेप्ट, ग्लोबली सबसे मेजर क्या यूज की जाती है, इंग्लिश यूज की जाती है, ठीक है। तो ग्लोबल लैंग्वेज नहीं हुई एक टाइप, ऐसा समझ लो आप कि जो सब लोग यूज कर सकते हैं वो ग्लोबल है, और जैसे कुछ ही लोग जैसे फंक्शन यूज कर सकते हैं वो लोकल वैल्यू है। जैसे ग्लोबल क्या है, इफ अ वेरिएबल इज ओनली रेफर्ड इनसाइड अ फंक्शन, इट इज नेवर असाइंड अ वैल्यू इनसाइड इट इज इम्प्लिसिटली ट्रीटेड एज अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, क्या है, हमने y को बाहर दिया है और इसको चला रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू अंदर है, y की वैल्यू ने पहले ही बाहर दे रखी है, तो वो चल जाएगा, x और y की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। दूसरा वेरिएंट क्या है कि हमने y की वैल्यू फू चलाने के बाद में डिफाइन करी है, यानी कोड अभी यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है y तक, ठीक है। मतलब पहले मैंने आपको बताया लाइन कोड कैसे चलता है, बस उसी का एग्जांपल है। कोड क्या करेगा, पहले ये लाइन पढ़ेगा, ये लाइन पढ़ेगा, ऐसे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। जब फंक्शन आएगा तब इस पे आएंगे, तो स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा। अब 7th लाइन पे हमने फू को बुलाया, अब हम गए फू के बाद, अब फू पे हमने पढ़ा, एक्स की वैल्यू 1 बना दी हमने, प्रिंट करा, और ये प्रिंट करा, अरे यहाँ पे तो वाई की वैल्यू है ही नहीं, क्यों, क्योंकि वाई की वैल्यू 8 में हमने असाइन करी है, और 8 लाइन पे हम पहुंचे, पहले 7 लाइन पे थे हम, पहले 7 लाइन का वर्क पूरा करेंगे, जितना भी वर्क होगा 7 लाइन का, तब हम 8 लाइन पे पहुंचेंगे। हमें डिफाइन ही नहीं किया तो वो नेम एरर दे देगा कि भाई वाई तो डिफाइन ही नहीं है, तुम क्या बुला रहे हो, वाई वाई कैसे ले रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, और क्या लिखा है, ठीक है। मैंने मेजर में आपको समझा दिया है। मेजर बस ये होता है ग्लोबल और लोकल का, कि जो वैल्यू बाहर डिफाइन करी है, आप सबसे सिंपली समझो, जो वैल्यू बाहर डिफाइन करी गई है और सारे फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल हो गया। जो फंक्शन अंदर डिफाइन करी गई है, फंक्शन एक वैल्यू फंक्शन के अंदर डिफाइन करी गई है, वो लोकल हो गया। ओके, अब नेम स्पेसिस पे आते हैं। देखो मैं बता रहा था कैसे उसको रेफर करता है, बस उसी टाइप का है कि एक्स है, उसको रेफर कर रहा है 1 को, ए वार है कूल को कर रहा है, फू जो है फंक्शन इसको कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को। ओके, अब ग्लोबल से क्या है ये, there are different type of namespaces. The variable that we define in the main program are represented in the global namespace. For example, this ये def of foo और global। इसका भी कुछ खास काम आता नहीं है मेरे हिसाब से, जितना मतलब मैंने भी कर रहा हूँ उसमें। जनरली क्या है, बस ये आपको पढ़ाया जा रहा था कि आप लोग को भी ये सब चीज़ें मालूम रहे, ठीक है। ग्लोबल्स और लोकल्स करके ये हो गया हमारा। नेम स्पेसेस हो गए डिफरेंट टाइप के, ठीक है। नेम स्पेस क्या है, से हम यहाँ पे बनाना है एक्स, ए बार और फू करके एक जो अपना फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टू नेम रिप्रेजेंट वेरिएबल एट स्टोर लिटरल्स, लिटरल्स मतलब जो भी हम जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, तो ये लिटरल्स हो गए, ठीक है। तो कर रहे हैं लास्ट नेम स्पेस एज अ रिप्रेजेंट फंक्शन। देखो जो लास्ट वाला है वो क्या कर रहा है, फू जो है वो क्या कर रहा है, एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस पाइथन को कैसे इंटरप्रेट करता है, उसी को हम नेम स्पेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका कोई खास है नहीं रोल, ठीक है। तो बस ग्लोबल लोकल तो ग्लोबल क्या है, जो सब एक्सेस कर सकते हैं, लोकल और आजू बाजू सब कर सकते हैं, लेकिन लोकल वाले सिर्फ लोकली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वाले उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, हाँ, कीवर्ड्स भी ऐसे ही हो गए, ठीक है। व्हेनेवर अ वेरिएबल इज असाइन्ड ए वैल्यू एनीवेयर इन अ फंक्शन, इट बिकम्स लोकल टू दैट फंक्शन। सेम टू सेम है, बस बस कीवर्ड्स है, वैल्यूज है, वेरिएबल्स है, ठीक है, वो डिफाइंड होते हैं बस। हाँ, बिल्ट इन मतलब वो कहीं भी कोई भी यूज कर सकता है, जैसे हम बिल्ट इन फंक्शन में बता रहा था, वो सब डिफाइन जो प्री डिफाइंड रहते हैं, ओके। जैसे नेम स्पेस से बोल रहा है वो प्री डिफाइंड वाले हैं, ओके। इन चीजों में आपको नाम सुनने बड़ा अजीब अजीब सा लगता है कि भाई बिल्ट इन करके नेम स्पेस, लेकिन कुछ खास इनका फंक्शन रहता नहीं है जो हमें कभी कोड में ऐसा दिक्कत देगा, जैसे ओपीपी एंड वगैरह में, ठीक है। क्या फंक्शन कॉलिंग फंक्शन, देखो जैसे मैंने उस टाइम बताया था ना, एक फू है और वो बार को बुला रहा है, वो अंदर 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 बुला रहा है, बस वही है। देखो इसको समझते हैं, जो ये चीज समझिए उसे और अच्छे से फंक्शन की क्लियर है कि कैसे लाइन बाय लाइन कोड चलता है।
ठीक है, देखो यहाँ फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, वो इस फंक्शन पे तब आएगा जब हम उसे कॉल करेंगे। ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, इस फंक्शन में तब आएगा जब उसे कॉल करेंगे। ये फंक्शन डिफाइंड, ठीक है, इस पे तब आएंगे कॉल करेंगे। अब आगे आते हैं, अच्छा फर्स्ट, हम एक फर्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे। पाइथन क्या, हम कोड क्या बोल रहा है कि फर्स्ट फंक्शन कॉल करो। पाइथन क्या, ठीक है भैया फर्स्ट फंक्शन पे आ गए। फर्स्ट फंक्शन का जो भी काम है उसे निपटाते हैं। पहला काम क्या बोल रहा है कि सेकंड फंक्शन पे जाओ, ठीक है, हम सेकंड फंक्शन पे चले जाते हैं। सेकंड फंक्शन के काम निपटाते हैं जितना अंदर है। सेकंड फंक्शन ने बोला थर्ड फंक्शन पे जाओ, ठीक है, थर्ड फंक्शन चले जाते हैं। थर्ड फंक्शन पे क्या बोल रहा है कि काम क्या करना है कि जब थर्ड प्रिंट करना है तो थर्ड प्रिंट कर देते हैं। अरे थर्ड वाला सारा काम तो खत्म हो गया, चलो जहां से बुलाया तो वापस वहां चले जाते हैं, वापस वहां चले गए। अच्छा आप वो उसका बाकी काम क्या कर रहे हैं, उसने एक काम पूरा कर लिया, अपना एक लाइन का काम पूरा हो गया, अब वो भी लाइन का काम पूरा करेगा। अच्छा प्रिंट करना है सेकंड, चलो सेकंड प्रिंट कर दो। अच्छा आगे कोई काम नहीं है, वापस जहाँ से बुलाया था वहां चले जाते हैं। अच्छा यहाँ से बुलाया था, इसके आगे काम पूरा कर देते हैं। अच्छा इसके आगे काम पूरा खत्म हो गया, तो हमें कहाँ से बुलाया था, यहाँ से बुलाया था, यहाँ हम चलेगा। अच्छा इसके आगे कोई काम ही नहीं है, यानी काम खत्म हो चुका है, हमें थर्ड सेकंड फर्स्ट प्रिंट कर दिया। इससे इजी वे से मैं आपको नहीं समझा सकता कि फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे वैल्यूज वापस लेता है, कैसे वैल्यूज आगे बढ़ाता है। ठीक है, बस जैसे मैंने आपको बोला कि अच्छा ये आया, पहले एक फंक्शन पे आएगा, उसका जितना काम खत्म करेगा, उस काम खत्म करने में चाहे उसे फंक्शन बुलाना पड़े, चाहे कुछ असाइन करना पड़े, वो सब वो करेगा, पहले उस काम को खत्म करेगा। अब मान लो उस काम खत्म करने के बीच में फंक्शन डिफाइन आया, उसने उससे वो काम करा, वो काम करने के बीच में एक और काम आ गया, तो वो वहां तक जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से फिर हम रिकर्शन को बिल्ड करते हैं। अगर आपको ये समझ में आएगा, रिकर्शन में आपको बहुत दिक्कत आएगी। बस क्या है कि इस फंक्शन को जो जो फंक्शन काम बुलाता जाएगा वैसा वैसा फंक्शन करता जाएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो रिकर्शन में समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो अभी कोई डाउट है तो पूछ लो इस चीज में। ये जो मेन चीज है, बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है बिल्ड करने के लिए। डाउट किसी को कोई भी? नो सर। और कोई बोलो भाई, 4-5 लोग और है भाई। नो सर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हाँ देखो यही ना, पहले फर्स्ट पे जाएगा, उसको सस्पेंड कर देगा और कंप्लीट करके आएगा, ऐसे करके क्या चलेगा। बस ये उन्होंने कलरफुल समझाया, मैंने नॉर्मली समझा दिया कि पहले उसको करेगा, उसको होल्ड रख के उसका जो काम बोला वो पूरा करेगा, उसका काम जो बोला वो पूरा करेगा, वो काम खत्म करेगा, वापस जो काम रोक के आए थे वो पूरा करेंगे, वो जो रोक के आए थे वो पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है, बोल रहे फर्स्ट सेम, अच्छा ये तो सेम ही है। रिकर्शन, हाँ देखो अब रिकर्शन आ गया, तो रिकर्शन हमें समझना पड़ेगा। देखो जैसे अभी हमने ये पढ़ा क्या कि वो इसको बुलाएगा, वो काम खत्म करेगा, फिर उसको बुलाएगा, वो काम अपना खत्म करने के फंक्शन बुलाया, ऐसे करते करते। रिकर्शन में क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो रिकर्शन का ये वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, पहले क्या है, फैक्टोरियल निकाला, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मैं समझाता हूँ। ये क्या कर रहा है, हमने देखो एक फंक्शन ऐसे मान लो कॉल करा, हमने ये कॉल करा और फैक्टोरियल हमने कॉल करा, तो पहले वो यहाँ पे जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर n 0 तो रिटर्न 1 कर दो। मान लो हम 4 दे रहे हैं, ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है, तो 4 नहीं 0 नहीं तो अगली वाली लाइन पे, अगली वाली क्या बोल रहा है, रिटर्न कर दो n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ठीक है, अब समझना इस बात को बहुत ध्यान से। रिकर्शन में हम यहाँ पे n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, यानी ये एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि पहले वो काम पूरा करेगा जो उसे बोला गया है। अब ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये इसने ठीक है n कर दिया, इंटू करेगा, किससे इंटू करेगा, इससे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहेगा अरे फंक्शन है, रुको इसके फंक्शन की वैल्यू निकाल के तभी जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो जाएगा दोबारा इस फंक्शन में ही, और फिर अब जाएगा n माइनस 1 वैल्यू के साथ। देखो यहाँ पे हम जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो n माइनस 1 का, यानी दोबारा जाएगा अंदर, अंदर देखेगा। अच्छा n माइनस 1 3 के साथ किया, क्या 3 इसके बराबर है, 0 के बराबर नहीं, तो अगली लाइन पे जाएगा क्या, 3 इंटू फैक्टोरियल। अच्छा फिर से हमें कुछ काम रह गया पूरा, अच्छा फैक्टोरियल निकाल माइनस 1 का, तो 3 माइनस 1 का निकालते हैं, ऐसा करते हैं। फिर वो जाएगा फैक्टोरियल के पास, अच्छा 3 माइनस 1 क्या हुआ 2, अच्छा 2 क्या 0 के बराबर है, नहीं है, तो फिर नीचे आया, फिर 2 इंटू हम करेंगे क्या, जो भी हमारा n माइनस 1 है, मतलब n माइनस 1 2 माइनस 1 यानी 1, फिर आएंगे। अच्छा इफ क्या n 1 के बराबर नहीं, n 1 के बराबर नहीं है, तो हम वापस रिटर्न फिर इधर जाएंगे, फिर n से यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, n माइनस 1, 1 माइनस 1 0, अब हम देंगे इसको 0। अरे हाँ, अब इफ 0 के बराबर हो रहा है, मतलब a अब 0 के बराबर हो रहा है, इसके वैल्यू हम रिटर्न करेंगे 1। अब देखो यहाँ ये होता है फैक्टोरियल टू, मतलब जो हमारा वो होता है रिकर्शन टूटना, मतलब बेस केस। बेस केस मतलब अब से हम बार बार एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वो फंक्शन कभी तो खत्म होना चाहिए, वरना एंडलेस लूप में फंस जाएगा। जैसे वाइल लूप था उसमें फंस जाएगा, तो हमें उसको खत्म करना पड़ेगा। उस खत्म करने को हम कहते हैं बेस केस। वो है ये बेस केस, क्या कि अगर आपका इसको, अगर हम ये बेस केस नहीं देंगे तो बार बार फैक्टोरियल n माइनस 1 चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, क्रैश हो जाएगा आखिरी में जाके। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं कि n इज टू 0, एक बेस केस दे रहे हैं, चलो n की वैल्यू 0 हो गई, अब 1 रिटर्न करते हैं, यानी एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, जो वैल्यू इतने 3-4 लोग सस्पेंड जो हमने करते हैं, रोक के रखो भैया हम वैल्यू निकाल के आते हैं, तुम रोक के रखो हम वैल्यू निकाल के आते हैं, वो वैल्यू
अब मिल गई हमें। अब यह मिल गई, अब इसको कहाँ से बुलाया था, हमने 1 से बुलाया था, 1 इंटू 1 बुलाया था n, ठीक है, वो हो गया 1, ठीक है। अब उसको भी हमने एक फंक्शन सस्पेंड करा था, याद करो, 2 वाला, 2 इंटू n माइनस 2 माइनस 1 वाला, तो हम जाएंगे 2 माइनस 1, 2 इंटू 1 पे, 2 इंटू 1 कितना हो गया, वो 2 हो गया। फिर 2 इंटू 3 पे जाएंगे, क्योंकि 3 इंटू n माइनस 1 करा था हमने, फिर 3 इंटू 2 जाएंगे, 6 हो जाएगा। फिर 6 इंटू, अब देखो हमने करा था 4 इंटू 4 माइनस 1 3 के साथ, तो 4 इंटू 6 24 करेंगे। अब जब ये खत्म हो गया तो एक्चुअली में रिटर्न हो जाएगा, और वो इसको जो रिटर्न करेंगे वो रिटर्न पहुंच जाएगा। रिकर्शन सिर्फ इतना ही है कि हम एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा दोबारा बुला रहे हैं और एक लूप बना रहे हैं, एंडलेस लूप। अगर हम ये बेसिस नहीं लगाएंगे तो एंडलेस लूप बन जाएगा वो, और अंदर अंदर घूमता चला जाएगा। बेस केस बनाएंगे तो वो फंक्शन जहाँ पे आके आखिरी में सॉल्व हो जाएगा, जिसके लिए हम रिकर्शन लगा रहे हैं। किसी को यहाँ कुछ भी ऐसा डाउट हो कि यार ये चीज हो सकता है मैंने पहले पढ़ी हो, नहीं आ रही हो, तो पूछ लो, क्योंकि मैं ये टॉपिक बार बार समझा तो दूंगा, लेकिन बेसिक बिल्ड करने में टाइम लगता है यार। ठीक है, पूछो किसी को कोई दिक्कत हो तो इसमें। डाउट में ये टॉपिक, हाँ मतलब, हाँ हाँ हाँ, देखो OPP2 में रिकर्शन नहीं है ना शायद, क्योंकि मेरे को सिलेबस उबस का होता है, याद नहीं मेरे को, मैं बहुत टाइम पहले गया था सिलेबस का, तो मेरे को बताना। देखो मैं समझा तो दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको एंटर में भी मिलेगा ही, ठीक है, और प्रैक्टिस के टाइम में बता दूंगा कि रिकर्शन देखा से रिकर्शन आएगा नहीं आएगा, पता नहीं, आप लोग चेक करके बताना। मेरे को सिलेबस एग्जैक्ट, मुझे सिलेबस नहीं मालूम, तो आप लोग सिलेबस चेक करके बताना कि रिकर्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन रिकर्शन का जो मेन थ्योरी है वो यही है कि एक फंक्शन अपने आप को बार बार बुलाएगा जब तक कि उसका बेस केस हिट ना हो, या उसको कहो कि उसका लूप तोड़ने वाला केस हिट ना हो। जब तक वो हिट नहीं हो तब तक वो चलता रहेगा, अपने आप को सेल्फ कॉल करता ही रहेगा, अपने आप को बुलाता रहेगा वो बार बार। ठीक है, ऐसे आप अपने मन में सोचो कि अच्छा ऐसे मेरा नाम ये है, मुझे ऐसे मान लो कि अरे मुझे ये काम करना है, ठीक है, मैं वो काम करूंगा जब मैं और कोई काम खत्म कर लूंगा। अच्छा, और कोई क्या क्या है, वो भी मुझे ही करना है, तो मैं अपने आप को दोबारा बुलाऊंगा, अच्छा मुझे ये वाला काम खत्म करना है, तब जाके मैं वो वाला काम कर पाऊंगा जो मैंने पहले सोचा था। बस इसी टाइप की थ्योरी लगती है रिकर्शन में, कि बार बार लूप अपने आप को ये फंक्शन जो है सेल्फ कॉल करता है। ठीक है, ओके ओके, देखो इसमें भी यही समझा रहे हैं कि पहले 4 लेगा, 4 वाला 3 को बुलाएगा, ये सस्पेंड हो जाएगा कुछ देर के लिए, फिर वो वाला 2 को बुलाएगा, 1 को बुलाएगा, फिर वो 0 को बुलाएगा। 0 पे बेस केस हिट हुआ, बेस केस में गया तो वैल्यूज निकालेगा धीरे धीरे करके, और ऐसे करके वैल्यूज निकालेगा और हो जाएगा। ओके, हाँ देखो फेबिनोशो सीरीज के लिए मैं समझा दूंगा, ये कोड है फेबिनोशो सीरीज वाला। उसमें ये क्या होता है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है कि क्या करेंगे हम, जो भी हमारे पास इंटीजर है, जैसे हमने 0 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 1 से स्टार्ट किया इन्होंने, वैसे 0 1 लेते हैं, 0 और 1, 0 1 को ऐड करेंगे वो 1 बनेगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 बनेगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 बनेगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 बनेगा, चलते जाएगा। मतलब अभी वाला उससे पिछले वाला एलिमेंट ऐड करेंगे, नया एलिमेंट बनेगा, फिर एक नेक्स्ट एलिमेंट में चले आएंगे, उसका और जो अभी प्रीवियस वाला जो एलिमेंट था उस पर करेंगे, ऐसे करते करते एलिमेंट्स की पूरी सीरीज बन जाएगी। तो वो भी हम रिकर्शन से बना सकते हैं, क्या कि n डबल इक्वल टू 1 और n डबल इक्वल टू 2 रिटर्न कर देंगे हम 1, ठीक है, और बार बार उस फंक्शन कॉल करते रहेंगे, ऐड कर करके अगला एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। मतलब ये तो सिर्फ डेफिनेट फंक्शन वो निकालने के लिए कितना वाला है, हम लिस्ट भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, देखो फिबो ऑफ 5 क्या बोलेगा कि 4, हम उसके लिए 4 चाहिए, पिछला वाला चाहिए, वो क्या बोलेगा 3 और 2 चाहिए, 3 वाला क्या बोलेगा 2 और 1 चाहिए, 2 वाला 1 दे रहा है, 3 वाला 2 और 1 दे रहा है, ऐसे करके कहते हैं वापस ऊपर वाले केस पे जाएगा वो। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल करके बाद में समझा दूंगा। ओके, काउंटिंग फंक्शन कॉल, देखो ग्लोबल काउंट है, ठीक है, काउंट को हमने ग्लोबल कर रखा है तो उसमें काउंट चलता रहेगा। ठीक है, टर्टल्स ऑल द वे डाउन, सिस्टम इंपोर्ट कर दिया, गेट रिकर्शन लिमिट। हाँ, मतलब ये रिकर्शन लिमिट लेने के लिए कि आपके सिस्टम में कितनी रिकर्शन लिमिट है, ताकि क्रैश ना हो। अगर आपके रिकर्शन में कोई बेस केस ही नहीं है, या फिर रिकर्शन बहुत बड़ा रिकर्शन है कि मान लो मोर देन 10,000 20,000 टाइम्स जा रहा है, तब दिक्कत होगी इसलिए। ठीक है, ओके, डाउट कोई? आज का हम लोगों ने ज़्यादा आगे की पढ़ाऊंगा नहीं, वरना फिर कल वालों को भी समझाना पड़ेगा दोबारा मुझे। ओके, वैसे वीक 5 आ रहे, वीक 4 तो खत्म हो गया, आज का टारगेट भी वैसे पूरा हो चुका है। डाउट किसी को हो तो दे दो भाई, फटाफट सॉल्व कर देंगे डाउट। डाउट क्लियर है सबके? कल परसों तक सब लोग अपना वीक 4 निपटा लेना, सारे पीपीए जीआरपीए, कोई भी देखो क्वेश्चन नहीं करोगे तो देखो आप लोग का अपना एग्जाम है, आप लोग की अपनी मर्जी है, मेरा काम है आप लोग को गाइड करना है और पढ़ाना।
और क्वेश्चन डाउट जो आ रहा है वो सॉल्व करना है। मैं मैक्सिमम कुछ नहीं कर सकता, आप लोग को हाथ से आके नहीं पढ़ा सकता। कुछ लोग होंगे जो अभी भी मेरी बात सुन रहे होंगे लेकिन या तो इग्नोर कर रहे होंगे या तो डर के मारे डाउट नहीं पूछेंगे। देखो डर आ रहा है तो डर का कुछ नहीं करा सकता भाई। पूछने में क्या जाता है कि चाहे 10 लोग हो चाहे 1000 लोग, अगर डाउट है तो पूछो ना। मैं कभी नहीं कहता कि इतना सिली डाउट है, कभी नहीं कहूंगा मैं। अगर मैं पढ़ा चुका हूँ 10 बार वो चीज़ और फिर भी समझ में नहीं आ रही, तब थोड़ा लगता है कि हाँ मैं 10 चीज़ सेम टू सेम पढ़ा चुका हूँ 10 बार और फिर भी वो चीज़ समझ में तब थोड़ा लगता है। लेकिन आप फिर भी पूछोगे, मैं बताऊंगा आपको, वो चीज़ लगने नहीं दूंगा कि हाँ मतलब कि आपका डाउट सिली है, ठीक है। तो अगर कोई सिली भी डाउट तो मैं क्लियर करूंगा, वरना फायदा नहीं होगा मेरे पढ़ाने का कुछ भी। ओके, तो कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना क्लास को यहाँ एंड करते हैं। नो डाउट सर। और कोई लोग भाई? नहीं सर, फिलहाल कोई डाउट नहीं। ओके, तो क्लास को फिर एंड करते हैं। बाय, कल मिलते हैं। सब लोग वीक 4 तक के सारे क्वेश्चंस करके आना। ओके ओके सर। ओके, बाय बाय गाइस, गुड नाइट सर। गुड नाइट।